प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खतरा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती का इजलास बुला लिया। तुर्किया की जानिब से लबनान की हिमायत का ऐलान। रूस का इसराइल के लबनान पर हमले रोकने का मुतालबा। जंग क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने सिसिलियन माफिया का लकब देने वालों को जवाब देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म को हटाने वाली अदालती शख्सियात सख्त तनकीद की जद में। जमहूरियत के खिलाफ मुकमुका। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी, जनरल पाशा पर संगीन इल्जामात लगा दिए। क्या आईनी तरामीम से अदलिया की मुकन्नना के मामलात में मुदाखलत हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? इसके अलावा बात करेंगे एहतजाज की धमकियां। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से अहम मुलाकात। मीडिया से बात किए बगैर खामोशी से रवानगी ने बड़े सवालात खड़े कर दिए। बानी पीटीआई को पार्टी की आदत की जानिब से एहतजाज से रोकने की कोशिशें। और इसके अलावा बात करेंगे आर्टिकल 63A तशरीह केस। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दे दिए। केस की अहम समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे 19 बरसों के बाद भी पीटीसीएल की निजकारी के $800 मिलियन इत्तलात से ना मिल सके। एमक्यूएम की मुस्तफा कमाल ने कौमी असम्बली आईटी कमेटी में सवालात उठा दिए। पीटीसीएल की कितनी प्रॉपर्टीज और कैसे इनको किराए पर दिया गया, मलिक मुख्तार के सवाल पर कमेटी ने तफसीलात तलब कर ली। इसकी डिटेल्स क्या हैं वो शामिल करेंगे। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट था, हमने बात इन तमाम टॉपिक्स की करनी थी। हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया न्याई साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैसे कि मैं कह रही थी कि हमने जाहिर है इन तमाम सियासी मामलात को, जो टॉप स्टोरीज हैं, इनको शामिल करना था, लेकिन अभी ताज़ा ये सिचुएशन डेवलप हुई है और जाहिर है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर इसको पूरे दुनिया के एतबार से देखा जाए तब भी, और मशरिक़ वस्ता के एतबार से देखा जाए तो ख़ास तौर पर। सो नाउ द सिचुएशन इज़ के ईरान ने गालिबन कहा यह जा रहा है कि 400 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इसराइल पे दागे हैं और जो टारगेट है वो तल अबीब है और बैतुल मक़दस है। सो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी न्याई साहब? ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं थी, सिग्निफिकेंट भी है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि टाइम आया एग्जैक्टली ये आज ही था या 2 हफ्ते बाद था या 3 हफ्ते बाद था। मेरा ख्याल में इजराइल जो है वो अभी तक अपनी टर्म्स पे ये जंग जो है उसे जारी रखी हुई है। टर्म्स इन द सेंस के उनका ये बिल्कुल ये टारगेट था हसन नसरुल्लाह को मारने का कि जी ईरान को ज्वाइन करे। हानिया को ईरान के अंदर मारने का मतलब था कि ईरान जो है आए। अच्छा, इसमें अमेरिका की भी दिलचस्पी थी और सामने आ रहे थे। मैं तो इस सारे चीज को मेरा बड़ा पैशन है, बड़े मायन्यूटली बात कर रहा था। ये जब से 2012-13 में, बल्कि 2013-2014 में सीरिया के अंदर ये आमना सामना हुआ था और अमेरिका ने आगे पूरे सीरिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो वो रूस ने जब जंप इन किया और वहां पे उस वक्त दूसरे इसी तरीके से आगे, और जब अपने आप को बिल्कुल फौज उतारी तो उस वक्त वहां पे कुछ थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल की। लेकिन ये साउथ चाइना सी की जंग हो, यूक्रेन की हो, और ये जो फलस्तीन में या ईरान के अंदर जंग पहुंच गई है, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। और ये वो पूरा जो है ना एक फैसला जंगों ने करना था कि आया अमेरिका क्या फुटप्रिंट एशिया में रहते या नहीं रहते। इजराइल आया पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा, खासतौर मिडिल ईस्ट को, या पूरे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, या इसके इनका बिल्कुल हमेशा खात्मा में खैर है। अब ईरान के जो हमारे पास जो वेपनरी है उसकी तफसील किसी के पास नहीं है। इजराइल की तफसील जो है नोन है, बल्कि वो पिछले हफ्ते से अपनी जो इंटेलिजेंस स्किल है वो भी पिछले 30-40 सालों से उन्होंने बार बार उसको दुनिया के अंदर उसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, इजरायली थी, वही दुनिया के सामने आ रहा था। रिसर्च भी हो रही थी, ईरान के अंदर भी सब कुछ हो रहा था, लेकिन उस वक्त सरफेस पे नहीं आ रही थी। अब आज से पता चल जाएगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल एक ही वक्त में अभी तक कुछ तकरीबन मेरे ख्याल 250 के करीब वो फायर कर चुके हैं, लेकिन इट्स नॉट फिनिश येट। एक सिलसिला आ रहा है। आया सुबह तक 1000 होगा, 5000 होंगे, 2000 होंगे, 500 होंगे।
लेकिन ये जरूर है कि जी बहुत सी जगहों पे बैलिस्टिक मिसाइल हिट कर रहे हैं। अच्छा, हिट कर रहे हैं, ये इजराइल की जो सारी है पूरी जो इम्पोर्टेंट जो इंस्टॉलेशन है वो जिसको कहना चाहिए कि वेस्ट साइड पे है या तकरीबन थोड़ी नॉर्थ साइड पे है, जबकि ईरान को जो है ना वो पूरा इजराइल क्रॉस करना पड़ता है। उनके पास एक पूरी की पूरी जिसको कहते हैं आयरन डोम कहते हैं, जिसको एक शील्ड कहते हैं, डिफेंस शील्ड कहते हैं, वो उसमें क्रॉस करने में यकीनन बहुत सारे मिसाइल जो है उनको गिराने की एलियत है कि या तो वो ईस्टर्न साइड और साउथ ऑफ इजराइल हिट करें या इजराइल के दरमियान में हिट करें। लेकिन अब ये चीज है कि दुनिया जो है ना फ्रॉम नाउ ऑन वो अब टुमारो विल बी अनदर वर्ल्ड, ये आप देख लें कि और जंग पाकिस्तान के डायरेक्ट या मुलविस नहीं है, लेकिन हमारे घर पहुंच चुकी है भाई, दिल्ली के ऊपर है। इट्स वेरी स्केरी सिचुएशन। नहीं सब वैसे तो जो ईरान की जंगी कैपेसिटी है, जंग लड़ने की कैपेसिटी है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पे इसके इम्पैक्ट्स आएंगे और इस वक्त ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड भी है, इसराइल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना है आफ्टर दिस एक्ट ऑफ ईरान, आपको क्या लगता है कि ये इस लेवल की एस्केलेशन कुछ कंट्रीज अपनी इंटरवेंशन से रोक पाएंगी या इसमें हम ये देखेंगे कि एक क्लियर डिवाइड नजर आएगा? कुछ मुल्क होंगे जो इसराइल की बैकिंग कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो इस वक्त ईरान के साथ खड़े होंगे। इस वक्त इसराइल के साथ जो खुल के खड़े हुए एक ही मुल्क अमेरिका और दूसरा यूके है। बाकी उनके जो नेटो कंट्रीज है उनमें से दो तीन कंट्रीज जो है वो थोड़ा बहुत टिल्ट करेंगी, लेकिन एज लॉन्ग एज यूएस इज देयर, अमेरिका हमेशा कहते हैं कि इसराइल की जो जंग है, जंग में ईरान बिल्कुल कुछ ना करे, चाहे इसराइल तबाह करे सबको, वो वहां पर ही वार्निंग दे रहे थे। अब अमेरिका के अंदर एक और सिचुएशन है, वहां इस वक्त जो बाइडन जो है वो वैसे भी स्लाइड हो चुका है, ज़हनी तौर पे माउफ हो चुका है, लेम डक प्रेसिडेंट है इस वक्त, नीदर है नॉर देयर, 1.5 महीने में उनके इलेक्शन होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ उनके जो है उसके अंदर उनके इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद उनके ट्रांजिशन पीरियड है। तो अगले 2-3 महीने इजराइल ने देखा है कि वहां पे तो कोई अगर अमेरिका चाहेगा भी तो प्रेशर नहीं दे सकेगा। अब उन्होंने रिस्क किया, लेकिन देखिए 2-3 चीज और इनकॉर्पोरेट करें, ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है। चाइना जो है पिछले 10 साल से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जहां दे चुके हैं, वहां पर एक ग्लोबल विजन इनिशिएटिव दे चुका है। अब ये 2017-18 नहीं है कि चाहे अमेरिका ने कान पकड़ के जो है चाइना को बाजवा इमरान खान की मदद से पाकिस्तान से निकाल दिया था। अब इवन पाकिस्तान के अंदर सीपैक शुरू कर रहे हैं, अगर अमेरिका आएगा तो चाइना जो है इस वक्त फिजिकल रेजिस्ट करेगा। अच्छा, इसी प्रोस्पेक्टिव में आप ईरान चले जाएं, अब मैं समझ हूं कि ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि रशिया या चाइना आपको तमाशाई है, ये उसका इश्यू है नहीं। ईरान के कब्जे का मतलब है स्टेट ऑफ हर्मस पे कब्जा, ईरान में कब्जे का मतलब है कि पूरा इंडो पैसिफिक पे अमेरिका जो डोमिनेट करेगा। फिर 3 अरब तो वैसे ही घर बैठ गए, वो तो बंदोबस्त इसलिए कर रहे हैं। इसराइल से तो उन्होंने आखिरी उनका ये था कि ये सारे वो कहते हैं अंग्रेजी में फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अब वो उन्होंने जो कुछ अमेरिका की आर्मी में था, जो कुछ इसराइल के पास आई, आज इन्होंने सबको फायर कर देना है। तो वो याद तो ये वो जंग है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस पर गोइयां करके गए थे, बिल्कुल उसके अंदर मिलती जुलती थी। जब अगर देखेंगे अगर यमन के अंदर भी बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं कल परसों से, तो यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका थी कि जेरूसलम से एक परिंदा उड़ेगा, मदीने तक आएगा, इतना नीचे लहू होएगा कि बैठने की जगह नहीं होगी। एक और कहा कि इस तरह तुम्हारे ऊपर लोग पिल पड़ेंगे तुम्हारे दुश्मन, जैसे खाने के ऊपर भूखे लोग जो है, कई दिन के भूखे लोग खाने में पड़ते हैं। तो लोगों ने पूछा, सहाबा कराम ने, या रसूलल्लाह हम तादाद में कम हो गए? उन्होंने कहा नहीं, तुम तादाद में उनसे कई गुना ज्यादा हो गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर खुरासान से काली पगड़ियों वाले लश्कर आएगा। ये कोई एक मुस्तनद हदीस आप देखोगे कि कितनी दफा दुहराई जा रही है, कितनी दफा दुहराई जा रही है। खुरासान से आएंगे, और खुरासान कौन सा? अफगानिस्तान, नॉर्थ ऑफ ईरान, नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान, पूरा खुरासान पुराना खुरासान था। काली पगड़ियों वाले आएंगे और वो आगे बताएंगे। ये सब ये आपने बड़ा तफसील से इसके बैकग्राउंड पे सारी चीज़ें बताई हैं।
अभी आपने चाइना और रशिया की बात की है, साफ ज़रा रशियंस यूक्रेन वार में फंसे हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे 1 साल उनको हो गए। चाइना की स्ट्रेटजी है कि ना वो खुद जंग लड़ता है तो ना जंगों में शरीक होता है, वो तो बड़ा क्लियर है, वो एक अपनी इकॉनमी पे फोकस है, ग्रोथ पे फोकस है। तो ईरान तो इस वक्त आपको अकेला नज़र आ रहा है। और दूसरा ये नज़र नहीं आ रहा था कि लगता था कि इसराइल इन्वाइट कर रहा है इसको, ये ईरान को, कि आप हम पे हमला करें। उन्होंने तो कभी उनके अगर जहन में कोई बड़ा ट्रैप है ईरान के लिए, और ईरान फिर एक दफ़ा ट्रैप में आए हैं और इन्होंने जो उन पर अटैक किया है, क्योंकि अगर ये बात आम से आदमी को पता है कि उसके बाद ये आएंगे ईरान अटैक करेगा, तो इसराइल को भी पता होगा कि जनाब हम ये जो कुछ कर रहे हैं तो इसके बाद ईरान उसको रिस्पॉन्ड करेगा। आप समझते हैं कोई ट्रैप है ईरान के लिए, या वाकई इतने इनोसेंट है इसराइलीज के ईरान उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? अच्छा, पहले तो आपका ट्रैप कर लिया जाए। अब ये ट्रैप के भी अंदर किस्में हैं, मतलब अगर आप स्किलफुल है जैसे कि इसराइल है और उसमें पे ट्रैप डाला है तो उसका मतलब है मेरे पास कोई चॉइस छोड़ी नहीं है, यानी कि उसका ट्रैप इतना कामयाब है कि वो जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में तंग आमद बजांग आमद। जैसे बिल्ली को आप कमरे बंद कर दें तो वो जब देखते सारे रास्ते बंद है तो आप पे अटैक कर देती है। तो ये ईरान के लिए अदरवाइज वो तहलील हो जाए मुल्क या उसका जवाब दे, लड़के मरे, जैसे कि अल-कासम ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर 2023 में किया था। और मैं तब भी कहता था कि भाई उनके पास आपके पास चॉइस नहीं है, उनके पास ये लगी नहीं है कि पाकिस्तान से बैठ के आप कहें कि यार हिजबुल्लाह को ये नहीं चाहिए, इसराइल बहुत बड़ा मुल्क है, हमास को ये नहीं करना चाहिए, इसराइल मार देगा, चुन चुन के मारेगा, पर वो ऐसे ही चुन चुन के मारे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब कैफियत होती है। अब ईरान ने जैसे उन्होंने इमाम जो उनके जो खमेनी है जो रहबर हैं उनको उन्होंने अलहदा किया, तो ये पता चल गया था कि ईरान जो है वो डर के नहीं कर रहा, वो भी अब तैयार है कि अगर मेरे ऊपर जंग इम्पोज की गई तो मैं पूरा कर दूंगा उसके ऊपर। दूसरा बात यह कि ये देखें चीन के जो इनिशिएटिव है, चाहे वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स आपने देखा नहीं पिछले 6 हफ्ते में एकदम लगा कि जैसे ब्रिक्स पे काम हो रहा है, और उन्होंने कहा जी वो सारे मुल्क यूनाइटेड नेशन छोड़ रहे हैं। आपने अखबारों में खबरें देखी होंगी, 4 दिन पहले आपने कहा था कि ब्रिक्स ज्वाइन करने वाले मुल्क जो है वो यूएन छोड़ रहे हैं, और IMF को इन सबको खैराबाद कह रहे हैं, इनको अलग अपना सारा। अभी आपने गुफ्तगू में कुछ इंतहाई अहम आपने इंपॉर्टेंट इस्लामिक हवाले भी दिए हैं। तो इस्लामिक हिस्ट्री में से हमें यह भी मिलता है कि अगर आपके सम टाइम आपके पास फौजी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, आप दुश्मन के मुकाबले में कुछ वीक हैं, आपको लगता है कि आप वो जंग ना जीत सकें, तो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से भी दूर रहने की मतलब उसमें ये मसलियत हमें दिखाई गई है। तो अब समझते हैं कि ईरान के लिए इन हालात में था थोड़ा सा कि मसलियत दिखाते हुए जो सीज़ फायर के लिए इसराइल के अमेरिकन की शराइत थी कि जो उनके पास 100 से ज़्यादा इस वक्त हमास के पास वो हैं, उनके यरगमाली हैं इसराइलीज़, उनको रिहा करवाने के अगेन करा के वक्ती तौर पर थोड़ी सी मेरा ख्याल सांस लिया जा सकता था, सीज़ फायर की जा सकती थी, ख़ुद को थोड़ा सा मतलब रीग्रुप किया जा सकता था। बाज़ बार रिट्रीट भी होता है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट होता है, टिट फॉर टैट आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसराइलीज़ ये चाहते थे कि ये ईरान ये काम करे, ये तो वो कुछ इसके अगेन इसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं वो तो बाद में आएगी। तो मुझे क्यों पता नहीं फील हो रहा है कि दे वांटेड इट कि ईरान हम पे हमला करे। मैं तो बिल्कुल, मेरे आप 2013-2014 के कॉलम पढ़ लें, जैसे ही रशिया आया था सीरिया में, मैंने कहा अगर अमेरिका सीरिया से ना निकला तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है, निकल भी जाए तो ये इसकी कंटिन्यूशन चलेगी। उसी वक्त साउथ चाइना सी से अमेरिका ने उठा, चाइना ने कौन सी जगह पे है कि अमेरिका को बैठने दिया है भाई, उसने 4 महीने से सीज के हुए ताइवान को, उसने जापान के फिलिपाइन के बिल्कुल घर के अंदर जाके, जैसे हमारे छोटे छोटे जजीरे हैं बहीर अरब के, उन्होंने कहा ये मेरी समुद्री लाइन है। जो वर्ल्ड कोर्ट ने भी जज किया है, क्या कहना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने भी कहा कि ईरान का चाइना का ये समुद्र नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमें नहीं बताना कौन सा हमारा समुद्र है। अच्छा, वहां पे एक बड़ा, ये टॉपिक छोटे नहीं डिस्कशन वाला नहीं है, जब इंडिया रूस से डिफेंस पैक्ट जो उन्होंने हमारे खिलाफ किया था, पटगोनी और इंदिरा गांधी का 20 जुलाई 1971 में रूस निकला, उसमें से 1991 का 20 साल का था। पहला जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया वो अमेरिका के साथ 1995 में क्वाड की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान थे।
और उस चाइना को करने के लिए किया। मैं बार बार एक बात आपने की है जिसमें एड्रेस नहीं कर सका। देखें, चाइना की जो इकोनॉमी है वो इसके साथ साथ चलनी है। आपका ख्याल है कि ईरान अगर आज तबाह हो जाए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसमें से 35% ऑयल, 30% ऑयल जो है वहां से जा रहा है, बाब मंडेब जो है जहां से दुनिया की 60% ट्रेड हो रही है जो जिबूती और यमन के दरमियान में है, अगर ये सारे बंदे आज चौक हो जाए, इजराइली कब्जे में आ जाए तो चाइना कहाँ माल बेचेगा? एक बात बताएं न्याय साहब, आपने चाइना की बात की, बड़ी अहम मिसाल दे रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है अगर खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है, जो लगता है कि अब बढ़ेगी, तो चाइना वैसे अपना छठा बहरी बेरा ये भेज देगा वहाँ लड़ने के लिए गल्फ में, जैसे हम 71 में इंतजार कर रहे थे अमेरिकन जो है ना वो हमारे लिए बहरी बेरा भेजेंगे, तो चाइना वार में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा? आपका ख्याल है अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का? मैं जवाब देता हूँ, मेरी तरफ से नो है, चाइना कभी भी डायरेक्ट वार में नहीं जाएगा। तो आप कह रहे हैं अपने इंटरेस्ट, क्योंकि गैस के रिजर्व हैं, उसकी डील्स हैं, उसको एनर्जी चाहिए, मुआहदे भी हुए हैं, अभी 2-3 साल पहले किए भी हैं, तो चाइना भेजेगा अपनी फोर्सेज, अपने जहाज, अपने बहरी ड्रोन वटएवर जो भी उसके बाद टेक्नोलॉजी है, जाए और ईरान को प्रोटेक्ट करे? आपको लगता है ऐसे? कैसा? पहली बात यह है कि बहरी बेड़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई बंदा एक हवाला दिया, मतलब ये था कि जंग में शरीक होने का। मेरी बात मैं आपको, पहली बात है समुद्र की तरफ से जंग का कोई खतरा नहीं है। इस वक्त समुद्र की हिफाजत ईरान नहीं करेगा, बाकी मुल्क करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में से इस वक्त सारा तेल जो है सऊदी अरब का, ईरान का, इराक का, सारा उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में से निकल रहा है। वो कोई बंद करा के किसी ने मरना नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब नहीं देनी। हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर जी, प्लीज। उन्होंने अब नहीं देनी, वो कर चुके हैं। अगर दे दिए हैं तो ऑलरेडी मौजूद है। मुझे नहीं क्या पता है जो जनवरी 1921 में चाइना ने और ईरान ने $450 बिलियन का जो डील किया, $450 मिलियन की जो डील की थी, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर किया था, उन्होंने कहा कि हम सी पैक ईरान लेके जा रहे हैं। पति वो उसने कहा ये क्या था? देखो कौमें ऐसे नहीं मूव करती कि अब जंग हो गई है, रूस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सारे कैलकुलेटर लेके बैठे थे। और इस वक्त अंदाजा लगाएं कि ये इस वक्त ईरान की, इजराइल की, लेबनान की जंग नहीं है। इस जंग ने फैसला करना है। इजराइल ने आके, अमेरिका ने आके चीन की, रूस की छुट्टी करानी है, नहीं करानी, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। साउथ चाइना सी में अमेरिका को एंगेज किया गया, इधर एंगेज किया गया रशिया को, उनका ख्याल था कि इधर आगे क्यों लापसी दफा। लेकिन सर मैं सब प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं, लेकिन अब तक हमने देखे मासिव इंडिया के साथ बॉर्डर पे, उस पर लद्दाख वगैरह में पिछले 2-3 साल पहले की जो उनकी झड़पें हुई, बाकी चाइना तो कहीं, मुझे अगर मेरी लिविंग है उसमें जब से मैंने होश संभाला है, उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, कोई दुनिया में कहीं फोर्सेस नहीं भेजी, जंगें नहीं लड़ी, कोई एक गोली भी नहीं चलाई उसने चाइना ने किसी और मुल्क के लिए या अपने लिए। वो तो कोई नहीं लड़ता, वो जंगें तो नहीं लड़ता, वो क्या करेगा, कैसे अपने मफादात प्रोटेक्ट करेगा? सर चाइना तो नहीं लड़ता। आप फॉलो नहीं कर रहे। अमेरिकन ने ये खबर दी है कि चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो पास हैं ग्वादर में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप फॉलो नहीं कर रहे, साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने, चाइना ने अमेरिका को वहां से भगा दी है दुम दबा के। वहां पे उन्होंने जितने जजीरों पे कब्जा किया, वहां पे उनके न्यूक्लियर बेसेस बने हैं। अमेरिका को 50 के करीब बेसेस अपने, अमेरिका के 800 बेसेस से आज से 4-5 साल पहले तक पूरी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा 70-80% इंडो पैसिफिक में थे। वहां से अमेरिका को 75 बेसेस खाली करने पड़े हैं। चाइना ने अमेरिका के जहाज, ये खबरें सारी की सारी डिप्लोमेट मैगजीन या जो भी डिफेंस मैगजीन है उनमें अपीयर होती है, लेकिन इनको कट किया जाता है क्योंकि ये कॉमें डिमोरलाइज होती हैं। उन्होंने इनके सारे जहाज सीज कर दिए थे। यही काम लद्दाख में किया। आप देखे उनके इंडिया के डिफेंस चैनल है, उन्होंने क्या किया? आपको याद हो मेरी एक बात सुने ना, इस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर जो अमेरिका का अपर हैंड था, और अमेरिका ने कहा था 5G करते हैं, वो साथ कहते हैं चाइना के पास 6GB और 7GB। सर आपको याद हो साहब, एक छोटा सा सवाल सर, आपको याद हो नैन्सी पेलोसी थी, इनकी स्पीकर थी कांग्रेस की,
तो उन्होंने ये ताइवान का विजिट करना था, जिस पर साफ ज़रा उनको बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी चाइनीज़ की। चाइनीज़ ने बड़ा उस पर प्रोटेस्ट किया था, बड़ी सख्त उन्होंने धमकियाँ भी दी थी कि अगर कुछ हुआ तो कंसिक्वेंसेज होंगे। इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी जो है वो गई, उन्होंने ताइवान का विजिट किया, स्टेट विजिट था, रहीं ठहरी, सब कुछ हुआ, वो अपने जहाज़ पे गई, जहाज़ पे वापस आई, कोई चाइना ने रिएक्ट नहीं किया सर, क्योंकि ये तो सारे बिजनेस कंट्रीज़ हैं। चाइना सारा अपना बिजनेस जो है यूरोप और अमेरिका से करता है, उसकी तो सबसे बड़ी मार्केट्स वही हैं, तो उनके साथ कैसे वो जंग लड़ सकते? मेरा ये पॉइंट था सर। बाकी आपकी बातें ठीक होंगी, जहां जहां उसके अपने इंटरेस्ट है रीजन में, खिते में, तो रखेगा, लेकिन किसी और की जंग में तो नहीं घुसेगा सर। दैट्स व्हाट आई वाज अगेन ट्राइंग टू से दैट। यही रुक जाए सर। जब नैन्सी के वहां पे ताइवान, उन्होंने क्या किया, चाइना ने ताइवान के एक्सरसाइज शुरू कर दी और ये जेस्चर दिए कि हम जो है अगर वहां पे कोई उसकी जान माल खतरा हो तो हम जिम्मेदार नहीं है। पहली बात है, अमेरिका ने 2 जहाज भेजे रिकॉन्सनेंस पे, चाइना ने उतार लिया और वो पता ना, और उसे पायलट जो है गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया, जहाज रख लिए। आज तक अमेरिका ने कहा मेरे जहाज वापस करो। देखिए दुनिया इस तरह नहीं चल रही। दूसरी बात यह है, उधर से रूस ने उनको कह दिया 4-5 जो जेस्चर थे, उसने कहा जी मैं एक दफा पुतिन ने कहा था आज से महीने पहले, मैं हुतियों को भी एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसको करूंगा, नॉट टू टॉक ऑफ ईरान। वो तो खैर एक और गेम प्लान नहीं हो रहा है उनकी जमीनें मिलती हैं आपस में, लैंड रूट्स हैं सारों के, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किसी को नहीं पता। इस वक्त एक बात सिर्फ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान हो या ईरान हो, ये ऐसे आप मुल्क ऐसे नहीं फिर रहे कि जैसे कोई यतीम जो नागा न पेशा। इस वक्त लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब आपको अंदाजा लगे, सिर्फ ये देख लें कि जो जहाज खलीज फारस से चलता है और बीजिंग पॉइंट है टेल लेके, वक्फा लेना है, वक्फे के बाद थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तान की भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने बड़ा इतना सेगमेंट हमने बात कर लिया। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अगले सेगमेंट में आपसे थोड़ी सी उस पर भी बात कीजिए। मेरा ख्याल ब्रेक लेनी है रबिया ने, आप हमारे साथ डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, खासतौर पे जो मुल्की हालात हैं और उसमें जो मुल्क की सियासत के हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे शहरों का मंजरनामा क्या होगा, क्योंकि हर तरफ एहतजाज की कॉल है। कल एहतजाज की कॉल है फैसलाबाद, मियांवाली और इस साइड पे, और जो फिर 4 अक्टूबर की जो कॉल है वो डी चौक की कॉल है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। न्याय साहब हमारे साथ मौजूद है। न्याय साहब, वैसे तो ये जो सिचुएशन है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे खदशात हैं जो इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इंटरनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान के हालात की बात करें, नाउ पीटीआई हैज़ एक्चुअली गिवन अ कॉल कि हम कल जो है वो मुल्तान, मियांवाली, फैसलाबाद, यहाँ पे हम एहतजाज की एक कर रहे हैं, और फिर 4 अक्टूबर को डी चौक। तो ये जो पूरी सिचुएशन बनी है दुनिया की, आपको लगता है कि इसको देखते हुए पीटीआई की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी अब, कि अब कुछ मामलात और ही तरफ निकल पड़े हैं? जी, इसका पूरे मुल्क में इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इजराइल ने कल सुबह तक रिटेलिएट किया या ना भी किया तो उसके असरात जो है उसको हमारी जो मिलिट्री एलीट है वो बैठ के सर जोड़ के बैठेगी। अभी मेरा ख्याल है, ये मुझे नहीं पता कि कोई घंटा 2 घंटे जब इन्होंने कल की मीटिंग कैंसिल की है इन कैमरा असेंबली में, तब तक ये 2 घंटे पहले जो खबर आ गई थी, अमेरिका ने खुद रिलीज की थी कि ईरान एनी मोमेंट हमला करने वाला है। तो पीटीआई पे उसके असरात पड़ने भी चाहिए, पड़ेंगे भी चाहिए। लेकिन आप मत भूलें कि इमरान खान साहब जो हैं इन चीजों को वो समझते हैं कि मेरे ये मौका गनीमत है। मसलन आप याद करें जब 14 अगस्त 2014 के अंदर 14 में आए थे कंटेनर लेके तारुक कादरी के साथ इस्लामाबाद डी चौक पे, तो सामने क्या था, यही कोई 12-13 अक्टूबर को आज से पूरे 10 साल पहले चाइनीज सदर शी जिनपिंग आ रहा था और सीपैक का इफ्तिताह करने, जिसमें पार्लियामेंट भी एड्रेस करना था, सारे काम करने थे, और वहां धरना करके वो मुलतवी करवाया। और वो फिर उनका दौरा पे जाके कहीं 2015 में हुआ, पूरा साल प्रोजेक्ट जो 1 साल लेट शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब 22 मई को ये 2022 को जब इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि 25 मई को जो इस्लामाबाद आ रहा हूँ 30 लाख बंदा लेके, तो क्या सामने था वहां 25 मई को दोहा कतर में हमारे जो है, जिसको कहना चाहिए कि स्टाफ लेवल पे कि या बड़े डायरेक्टर लेवल पे हमारे वो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसमें से मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जा रहे थे वहां पे दोहा कतर।
और पूरा हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जा रहे थे। इमरान खान साहब ने, हालांकि इसको बाजवा ने पैगाम दिया कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहा है, लेकिन वो उसे इमरान खान साहब क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, जब एक दूसरे को आप दाव लगा रहे हो तो एक दूसरे से मानते नहीं हो। वो बदकिस्मती से अगर वो धरना ना करते, वो 25 मई का लॉन्ग मार्च, तो शायद उनको फायदे में रहते, लेकिन उन्होंने किया कि वो रुकवाना चाहते थे। अच्छा, फिर 26 नवंबर का जब किया, नवंबर में उन्होंने किया कि जी मैं GHQ पे चढ़ाई करूंगा, फिर भी उनका ख्याल था कि बड़ी कमजोर पहलू आ गया, जब चढ़ाई करूंगा फिर बात मान ली जाएगी। आई थिंक कि खान साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उन्होंने ये जो सारे इश्यूज करे, ये सारे काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं, बैकफायर कर गए हैं, और हर एक ने उनको किसी न किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया है। अब जो कहते हैं कि जी अब जो जीरो सम गेम में तो हम अभी तक विनर ऑल द वे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अच्छी तरह पता है कि हर 3-4 प्रोग्राम के अंदर जेल भर तहरीक थी, हर एक में उनको नाकामी हुई है। अब इस माहौल में जबकि आपकी यहाँ पे शंघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे 30-40 जो हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, समिट हो रहा है, उसमें कभी आप कोई बंदा सोच ही नहीं सकता। यही बात वो कहने गए होंगे, ये मीर गंडापुर यही बात कह रहे होंगे कि मुल्क के हालात मुताबिल नहीं है, अब ऑलरेडी हम टेररिज्म को रोक रहे हैं, इंग्लैंड की टीम आ रही है, बेशुमार चीजें हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने इंडिया कोशिश करेगा कि पाकिस्तान एम्बेरस हो, कोई ना कोई धमाका हो जाए, और इमरान खान साहब वो माहौल देना चाहते हैं। देखें, मैं कहने को बहुत सारी बातें साइटेशन है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो है अपनी एहतजाज की कॉल जो है फॉर द राइट और रॉन्ग रीजन, वो उनकी एहतजाज की कॉल वैसे ही काउंटर जो है ना अटैक हो गया उस पर, इन सारे वाकयात का जो ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के अंदर ही आ रही है, बाहर भी आ रही है। दूसरी बात जो है कि बिलावल साहब का जो है, मेरी इसी गो में उनको भी एड्रेस कर किया जाए, वो जिस तरीके से एक जो है जिसको कहने चाहिए कौमी लीडर के तौर पर निकले हैं। हकीकत यह है कि बिलावल पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से सियासत कर रहा है, जिस तरीके से अपना कंडक्ट कर रहा है, मैं तो आज भी उसकी सारी जो उसने जो बार को एड्रेस किया है, फिर जो क्वेश्चन आंसर किए हैं, मेरे तो यकीन जानो कि मैं तो अच्छा शिकार उठाऊं। मुझे इतना मैं इसको फिर व्याप कर रहा था कि यार इतने पुराने लीडर है हमारे पास, जरदारी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, सारे हैं। यकीन जानो कि नयों की तो बात नहीं है, सारों के लिहाज से आप देखें कि क्वालिटी ऑफ जो एक स्टेटमेंटशिप है वो उसके अंदर बड़ी ऊपर आई है। मतलब जिस तरीके से वो मामले को लेकर चल रहे, बगैर किसी को ऑफेंड किए, बगैर किसी पे टॉन्ट किए, बगैर किसी को गाली दिए, और एक आर्गुमेंट के साथ, दलील के साथ बात कर रहे हैं, और भी कैंपेन कर रहे हैं, और कोई बंदा ना मान मैं ना मानू वाली बात ना हो, तो इतना कन्विंसिंग है। और जाहिर होना चाहिए कि हमारे देखें, अब ये कोई बात है, अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेटेस्ट हमारा हुआ है, मुनीब अख्तर साहब से ये मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल। इससे पहले मुनीब अख्तर साहब पे आप जरूर आपसे उस पर बात करते हैं। आपने बिलावल की बात की सर, दैट माइट बी वेरी, मतलब आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू। ये होती है ग्रोथ होती है, ये होता है बंदा वक्त के साथ कि खुद भी ग्रो करते अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव भी होते, साफ इंसान लर्निंग प्रोसेस है। एक दौर था आप इनके नाना भुट्टो साहब के बड़े शदीद खिलाफ थे, आप भी थे, मतलब व्यूज़ होते हैं पॉलिटिकल अदरवाइज। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी आप कभी अप्रिशिएट नहीं कर सके, जरदारी साहब तो खैर उस कैटेगरी में नहीं आते। नो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक आप में तब्दीली है कि उसी फैमिली में से बिलावल की पॉलिटिक्स को, उसके माइंड सेट को, उसकी अप्रोच को, स्टेट्समैनशिप को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कैसे चेंज है ये सर आप में? जस्ट आई एम क्यूरियस टू नो दैट, ऑल दो इट्स ए वेलकम चेंज, इंसान बदलते रहते हैं, अपनी राय बदलती रहती है, लेकिन मैं पूछे बगैर रह नहीं सका आपसे ये सवाल। पहली बात यह है कि आपने देखा, मुझे बड़ी करीब से जानते हैं, मैंने कभी कंजूसी की है किसी मुखालिफ की अच्छी बात को अप्रिशिएट करने में? नेवर सर, कभी कंजूसी की है। मतलब इमरान से मुझे जाती बड़ी तकलीफ पहुंची है, वो लड़ाई नहीं है, उसे सिर्फ मेरे कोई शाखी इख्तिलाफात नहीं है, एक बिट्रेल हुई होती है, एक बंदे ने आपसे फरेब किया हुआ है, धोखा दिया होता है, लेकिन मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मैं उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या उसके अंदर जो लड़ने की कुव्वत है या जिस तरीके, तो मैं उसे जो है जो उसमें नहीं है वो करता हूँ। मैं हकीकत यह है कि बावजूद है कि
मेरी आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़े 2-3 जब बंदों ने और भी कहा, आज मैंने किसी टीवी चैनल पे वो खबरों में था, वो जो बीपर के ऊपर, तो मैं कहते हैं जी बड़ा आपने कमाल किया। मैंने यही बात दोहराई है कि मैंने कहा जी आज की तारीख में बिलावल का जो स्टेचर है वो पाकिस्तान के सारे लीडरों से इंक्लूडिंग जरदारी साहब, वो उसका जिसको कह रहे हैं वो उसका सर जो कंधे जो है सबसे ऊंचे खड़े हैं, वो सबसे वो कदावर शख्सियत नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये तो इसको तो, लेकिन मैं इसमें इसलिए करना चाहता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपका क्वेश्चन जो था रह न जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर सारी चीज इनकॉर्पोरेट हो जाए। ये अच्छा मुझे बताएं कि जो हमारे पास एक्ट है उसका जो गवर्नमेंट का अगर उस असेंबली सेशन में नहीं है, तो मुझे बताएं कि मुनीब अख्तर मुझे क्या कहूं, कौन होते हैं हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने वाला कि ये एक्ट जो है नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? फिर आप यार हाँ सुप्रीम कोर्ट में को आए तो स्ट्राइक डाउन करें, होता रहे। उसकी बिलावल ने यही बताया उन्होंने जी आप जो है सारी जिंदगी यही वजीर आलम को घर भेजेंगे, मतलब आप बैठ के आपका वो जो असेंबली ने बिल पास किया था, जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल जो पास किया था, उसको आपने उनके साथ मिलके, जिसको कहना चाहिए बनियाल साहब के साथ मिलके, एक खास ग्रुप था, आपने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, सर्टिफाइड कर दिया। तो मुझे बताएं कि असेंबली को आप इनकैपेसिटेट करना चाहते हैं? किस हैसियत से आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए? क्या उसमें क्या गैर कानूनी काम है? क्या ये को आप लोगों ने कोई फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का आप जजों में झगड़ा है? मैं तो हैरान होता हूं कि आप जजेज हैं, इसी काजी साहब को गुलजार साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, उनके 3 मेंबर बेंच ने, काजी साहब इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं सुन सकते। 4 साल में बेचारे पर्सनल नॉन ग्रेटा बन के सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे। मतलब आप लोगों को तो क्या कहे, लोगों ने क्या कहा कि वो कहते कि मैं अच्छा कोई इनकलाब ले आऊंगा? मतलब आपको यू आर टू गो बाय द बुक। आप तो वो थे जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल के खिलाफ थे और वो कहते थे नहीं होना चाहिए, और काजी साहब इसके हक में थे। अब आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप ये लेटर लिख रहे हो कि जी चूंकि फलां नहीं हुआ भाई आप कौन होते हो असेंबली को बताने वाले? जब आपके सामने केस आए, सुप्रीम कोर्ट सुने और फिर आप बता दें जी कि ये अव्वल तो ये रिवाज पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का घटाना होगा, क्योंकि कहाँ पे आईना कानून की इंटरप्रिटेशन का कहा गया और कहाँ वो उसको रीइन्वेंट करके या उसको स्ट्राइक डाउन करके या उसके ऊपर बैठ के, ये तो खुदा गवाह है कि मुल्क को कुछ चलने देगा नहीं चलने देगा। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, एक फ्री मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा कि वो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक अजीबोगरीब मकसद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजल पहले भी ऐसे चलता रहा, अब भी ऐसे चलेगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास। साहब थोड़ा सा टाइम है, ये बताइए कि अब पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी धरनों को या प्रोटेस्ट को लेके? मेरा ख्याल है जो ईरान और इसराइल वाली अगर डस्ट सेटल नहीं होती कल तक, अगर खुदा ना खास्ता कोई ये बड़ी जंग में नहीं बदलती, तो फिर तो मेरा ख्याल पीटीआई जाएगी अपने धरनों के साथ, 4 अक्टूबर वाला करेगी। अगर ये चीज़ बढ़ती, आज अभी देखना होगा कि कितना बड़ा वहाँ नुकसान होता है तेल अवीव में या इसराइल में, क्योंकि उनका जो अपना उनका सिस्टम है, तो वो कहते हैं कि उस 90% जो हैं वो तो मिसाइल आपको जाने नहीं देते वहाँ पे, इसराइल पे नहीं होता। जो उन्होंने पूरा एक उसके उन्होंने गिर्द एक तरह का वेब उन्होंने बनाई हुई है कि जिसके तहत वो गिरा सकते हैं जो मिसाइल हैं। तो बाकी उसमें 10% से क्या नुकसान होता है इंस्टॉलेशन पे होता है, उनके बाकी जो मेन चीज़ें, सो जानी नुकसान कितना होता है। वर्ल्ड न्यूज़ कल तक कैरी करती है, परसों तक करती है, नहीं करती। सो मेरा ख्याल है थोड़ा वेट एंड सी करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी और पाकिस्तान के लिए के मसले यकीनी तौर पर बॉर्डर पर हम बैठे हमारे लिए भी होंगे, तो शायद उसको मुलतवी कर दें। अगर ना हुई तो फिर खान साहब अपने प्लान के साथ मेरा ख्याल कंटिन्यू रखेंगे अपने आप को वो 4 अक्टूबर को। ठीक है क्लास साहब, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।